पीयूष गोयल जी, सभी पत्रकार मित्रों, आज संसद की विशेष रूप से राज्यसभा के डेवलपमेंट पर अपनी कुछ टिप्पणी देनी है। इसलिए हमें लगा कि गवर्नमेंट की ओर से अपनी बात कही जाए, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। आज आपने देखा होगा कि प्रस्ताव पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सस्पेंशन का आदेश दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म्स। इसके बावजूद जो सभी सदस्य थे वो वापस नहीं गए, हाउस से बाहर नहीं गए, जो नियमों का खुला खुला उल्लंघन है, और इसके कारण राज्यसभा को एडजर्न करना पड़ा। उनका आज का कंडक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 256 का सीधा उल्लंघन है, जो मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। टुडेज कंडक्ट ऑफ द सस्पेंडेड मेंबर्स ऑफ नॉट रिफ्यूजिंग द हाउस in spite of a declaration of suspension by the chairperson is patently illegal and further aggravates their conduct as far as violating the norms of the house is concerned. इसलिए कल और आज के विषय को थोड़ा विस्तार से आपके विचार और आपके माध्यम से देश को बताने की जरूरत है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं। ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का बिल था, इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री हर दल से बात करते हैं, और ये समझदारी थी कि कल इस बिल को पास कराना है। उन्होंने भी कहा था, सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बहस चली, पूरे देश ने देखा। हर पार्टी ने अपनी बात कही, और विपक्ष के लोगों ने तो हमारी सरकार पर कैसे आरोप लगाए, इसको हम दोहरा भी नहीं सकते। शांति से बहस चली। 1 बजे जब हाउस का समय हुआ तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आग्रह था कि हाउस चूंकि 1 बजे तक है तो बिल के पास होने तक इस हाउस को एक्सटेंड कर दें। दिस इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट। This is a normal practice not from today but from the time the parliament was established. आपने देखा होगा अभी इस सत्र में भी लोकसभा में कितनी बार हुआ है कि हाउस के काम पूरा होने तक, बिल के होने तक हाउस को बढ़ा देते हैं। राज्यसभा में हुआ है। कल जैसे ही ये बात कही गई उसका विरोध शुरू हो गया। आप एक बात ध्यान रखिए कि एक सेंस ऑफ द हाउस होता है। आप सभी अनुभवी लोग हैं। सेंस ऑफ द हाउस का मतलब होता है, एक मोटे रूप से क्या है, उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। सेंस ऑफ द हाउस में ए सेंस ऑफ द हाउस इज नॉट गैदर्ड बाय मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। उसके बाद वो लोग आ गए वेल के अंदर और उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। तब तक मंत्री जी का पूरा आदेश हो गया, बहस पूरी हो गई। उसके बाद की 2 घटनाक्रम को याद करना बहुत जरूरी है। डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आपका मोशन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, मुझे इस मोशन को टेकअप करना है, आप कृपया करके अपनी सीट पर जाइए। अगर आपको वोटिंग करना है तो आपको मालूम ही है कि वोटिंग के लिए अपनी सीट पर जाना जरूरी है। कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, बाकी है। ये हमारे पास हाउस की कल की प्रोसीडिंग है। 13 बार उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया आप अपनी सीट पर जाएं। आई वॉन्ट टू रिपीट 13 टाइम्स, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, 13 times the honorable deputy chairperson requested you please go back on your seat. वो नहीं गए। तो आप अपनी सीट पर जाएंगे नहीं तो वोटिंग कहां से होगा, जो कह रहे हैं। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब उन्होंने कॉल किया अपनी सीट पे जाइए
तो वो आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा होगा संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। देयर इज एनफ visual evidence available that if the marshals would not have protected the vice chairperson, deputy chairperson Shri Harivansh ji, he would have been nearly physically assaulted at what was happening just by his side on the podium. और कई तो एमपीज ने जो उनका कागज होता है जो वो कॉल करते हैं कैसे कैसे वोटिंग, उसको उठा के फाड़ दिया। कुछ लोग टेबल पर चढ़ गए, आपने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सब आपके सामने है। नाउ इट इज 21st year that I am member of parliament. I have also spent close to 19 years in the Rajya Sabha. So is Piyush ji in his second or third term. Piyush ji second term, Joshi ji to 5th term, 4th term. None of us have witnessed the shameful conduct of supposedly responsible members who have been ministers and who are leaders of their parties in the house. They know the rules, they know the procedure, they know the propriety, yet they behave like this. ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों के सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो आचरण किया देश ने देखा है, यह शर्मनाक, गैर जिम्मेदारना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। The conduct of the leaders yesterday is shameful, is irresponsible and in utter disregard of all the norms of probity and propriety of the parliamentary conduct. और फिर मैं कहूंगा, हरिवंश जी वोटिंग के लिए तैयार थे, 13 बार अपील किया, कहा अपनी सीट पे जाइए, नहीं गए। आज का दिन आपने देखा होगा, हाउस की ओर से, सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया। अब मैं आपके सामने रूल 256 पढ़ना चाहता हूं। Suspension of a member. If a member so named by chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session, provided that the council made any time on a motion being made, resolve the suspension be terminated. अब clause 3 important है. A member suspended under this rule shall forthwith quit the precincts of the council. क्या मतलब है? अगर किसी मेंबर को रिमाइंडर ऑफ द हाउस के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव होता है, इस पर न बहस होगी न अमेंडमेंट होगा, और प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीधा उस मेंबर को आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है कि उसको हाउस से बाहर चले जाना है। आज क्या हुआ आपने देखा होगा, वो वरिष्ठ लोग हाउस में खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एलओपी नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका?
कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल आपने डिप्टी चेयरपर्सन के साथ जो किया, आज आप चेयरमैन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो यू विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट फॉलो द मर्यादा ऑफ प्रोप्राइटी, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यह कितना उचित है? मैं बिल पर बाद में आऊंगा, मैं उनके कंडक्ट की खाली बात कर रहा हूं। इसलिए उनका जो आज का कंडक्ट उन्हें हाउस नहीं चलने दिया, वो और भी गलत है। हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं चेयरपर्सन के निर्णय के संसदीय जीवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में। स्वयं 16 में कितने मेंबर्स को सस्पेंड किया गया, हाउस के बाहर किया गया। काफी लोग, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तो बार बार चेयरमैन के द्वारा यह कहे जाने पर कि यू हैव बीन सस्पेंडेड, आप हाउस से बाहर जाएं, उनकी बात भी नहीं मानी गई। कोई भी चेयर पर हो, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और राज्यसभा का चेयरपर्सन भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, ये पता है ना, हम सभी जानते हैं। और 3-3 बार आज उन्होंने कहा यू बेटर विड्रॉ, यू बेटर विड्रॉ। और ये तथाकथित वरिष्ठ लोग ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनका आचरण कल क्या हुआ है, आज क्या हुआ, ये आपके सामने स्पष्ट है। और एक बात आज हम आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं, हमारे पास राज्यसभा में क्लियर बहुमत है। कल जितने मेंबर्स थे उपस्थित, उसमें 110 हमारे साथ क्लियर थे और खिलाफ में सिर्फ 72 थे। प्रेजेंट इन द हाउस यस्टरडे, राज्यसभा। On behalf of the government, we would like to reiterate, the Honorable Parliamentary Affairs Minister is sitting here, that the government had a clear majority yesterday. 110 present members were clearly supporting the bill and only 72 were opposed. Therefore, we had a decisive majority yesterday. कल हमारा बहुत ही प्रामाणिक बहुमत था इस बिल पर। वोटिंग होती, आप जाते अपने स्थान पर, हाउस शांत होता, आपकी हार निश्चित थी। तो वो सदन की मर्यादा और सदन की परंपरा के पक्ष में नहीं थे। उनका एजेंडा था कि हम इस हाउस को ये बिल पास ही नहीं करने देंगे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक बार राज्यसभा में बात कही थी, tyranny of the minority, माइनॉरिटी का तानाशाही। क्या है वो? माई वे और हाईवे। जो हम कहते हैं मानो, वरना हम अपने रास्ते चलेंगे। नियम, कानून, परंपरा, मर्यादा, सबकी धज्जियां उड़ाएंगे। लोकतंत्र की बात वो करते हैं। लोकतंत्र का एक शब्द है, लोकशाही लोकलाज से चलती है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और आप कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आप माइक तोड़ेंगे, आप उस सभापति के ऊपर एक प्रकार से हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्शल नहीं आता तो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती। आप मार्शल के ऊपर हमला करेंगे, आप आज उपराष्ट्रपति कम चेयरमैन की बात नहीं मानेंगे और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना। मित्रों, मैं आज के इस बिल के बारे में 2-3 टिप्पणी कर रहे हैं, उसके पहले मुझे एक बात और कहनी है। हरिवंश जी सिर्फ उपसभापति नहीं है, हरिवंश जी इस देश के बहुत माने हुए बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े संपादक रहे हैं। मैं उनको जानता हूं, कितने बड़े विद्वान हैं वो। और भारत का नाम उन्होंने भारत में नहीं, दुनिया में भी बहुत स्थापित किया है उपसभापति के रूप में।
वो मेरे प्रांत बिहार से एमपी और आते हैं, और हम सबों को बहुत दुख लगा है जिस तरह से उनके साथ शर्मनाक आचरण हुआ है। बिहार के लोग हरिवंश जी का बहुत सम्मान करते हैं, और जिस तरह से अब तो टीवी पर सब दिखाई पड़ता है, मुझे खबर मिली है, और मैं भी बिहार से आता हूं, और मैं भी अपने प्रांत के लोगों की भावनाओं के साथ हूं। हरिवंश जी उसी गांव से आते हैं जो लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्मस्थान रहा है, और मैं जेपी के आंदोलन का एक सेनानी रहा हूं जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। तो ऐसे विद्वान, ऐसे प्रामाणिक, ऐसे आदरणीय उपसभापति के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई यस्टरडे, और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और विपक्ष के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे थे उत्तेजना के साथ। An eminent Indian who hails from Bihar, who has made a mark not only in the country but the globe, was being humiliated, and Congress party and RJD both were encouraging it in the most unabashed manner. बिहार की जनता इसका जवाब देगी, ये हम कहना चाहते हैं, देश भी देगा। ये नहीं चलेगा कि एक विद्वान व्यक्ति, और मैं आज प्रहलाद जी मुझे आप अनुमति दें, जिस तरह के शालीनता का परिचय दिया हरिवंश जी ने, मैं उसका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबने टीवी पर देखा है, एक बार भी न वो घबराए न उत्तेजित हुए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मार्शल आके हमें बचाओ। बहुत शांत भाव से उन्होंने इतनी बड़े अपने अपमान को सहा है। तो इससे बहुत पीड़ा है, और विपक्षी पार्टियों को बिहार में जवाब देना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार के इतने विद्वान सपूत, संपादक, पत्रकार, जिनकी इस तरह से बेइज्जती की गई, इससे बिहार के लोग बहुत दुखित हैं। का जवाब देना पड़ेगा आपको। मित्रों, आज तोमर जी का स्टेटमेंट आ गया है, इसलिए मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज उन लोग की हवा निकल गई है जो 2 दिन से प्रचार कर रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। और आज का जो एमएसपी आपने देखा है, तो एमएस स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन था कि 50% बढ़ाकर होनी चाहिए, तो 18-19 से हम 1.5 गुना हमेशा करते रहे हैं। तो आज भी आपने देखा होगा, गेहूं में एमएसपी में 50 रुपीज, चना में 225, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75, कुसुम में 112, और खाली एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए मैं देना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत रोचक है। आज के स्टेटमेंट में भी है कि सौरभ, वो डायरी लाओ मेरी, मैं आपको खाली एक चीज बताऊंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपको हम डिटेल चार्ट देने वाले हैं, हमारे पीआईबी की ओर से दिया जाएगा। ये नहीं, मेरी पार्लियामेंट है, ठीक है। और 9 से 14 के बीच में कांग्रेस के समय 1.52 लाख मेट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार में 14 से 19 के बीच में 76.85 लाख मेट्रिक टन दाल खरीदी गई है। हमारे समय में 14 से 19 में, क्योंकि 20-21 चल रहा है अभी, 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया एमएसपी में, 7 लाख करोड़। और ये यूपीए के 9 से 14 के बीच में किए गए भुगतान का डबल है, दुगना है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, ये मैंने कहा कि आपको मैं बताऊं कि
यूपीए के समय 9 से 14 टोटल खर्चा किया गया 3 लाख, थैंक यू पीयूष, 3,76,359 करोड़, 3,76,359 करोड़। और एनडीए के 14 से 19 में खर्चा किया गया 6,97,645 करोड़, 6,97,645 करोड़। तो मतलब टोटल एमएसपी में भी खर्चा हमने अधिक किया, खरीदा हमने अधिक। और कल तक हल्ला कर रहे थे, आज रब्बी की बुआई शुरू ही हो रही है और हमारा एमएसपी तैयार है। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक अफेयर्स को पास किया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं क्योंकि अब माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बता दिया। अब थोड़ा कांग्रेस का हाल जान लीजिए, यह जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी, दोहरे चरित्र को बताना जरूरी है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है 2019 का। चेंजेस इन द एपीएमसी एक्ट विल बी मेड so that all the foundations on export and interstate trade of agriculture produce are removed। ये कांग्रेस का है कि हम एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे कि सारा मूवमेंट समाप्त हो जाए। दूसरा, किसान बाजार विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस विदाउट एनी कंट्रोल। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और तीसरा, वी विल रिपील द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अरे कांग्रेस के बंधुओं, आप अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को कहते हो तो ठीक है, और जब हम करें किसानों के हित में, छोटे किसानों के हित में, तो आप टेबल पर खड़े हो जाओगे, माइक तोड़ोगे और डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर हमला करोगे। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये क्यों होना चाहिए? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में 2007 में आ गया। पीयूष जी, किसकी सरकार थी जानते हैं? कांग्रेस की सरकार थी। कर्नाटका में 2003 में आ गया। 2003 में किसकी सरकार थी कर्नाटका में? कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में 2006 में आया, मध्य प्रदेश में 2003 में आया। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा ऑल हैव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रेगुलेशंस। लेकिन आजकल कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ? बड़े गुस्से में उनके प्रवक्ता, उनके मुख्य प्रवक्ता, देखता हूं टीवी पर, उनका नेता अमेरिका हाँ, उनके नेता अमेरिका से ट्वीट करते हैं, अच्छी बात है। वैसे मैं आज बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी कितना किसान और किसानी समझते हैं, इस पर हम एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विस्तार से। हाँ, उनके सारे देखते हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ने 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने स्वयं एक पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था किसी किसान को। तो अरे भैया, हम पर चिल्लाने के पहले अपने घर तो देख लो। और सुनिए, पंजाब इलेक्शन के कांग्रेस के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, एग्रीकल्चर मार्केट विल बी अपग्रेडेड। एंड दूसरा सुनिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट विल बी अपग्रेडेड so that farmers get access to interstate and international market। पंजाब की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां बहुत चल रहा है। तो कांग्रेस और उनकी सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि हम अपने किसानों को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस देंगे। अब हमको एक और बात कहना चाहता हूं। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर में सुझाव के लिए मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। वहां कमलनाथ जी का सुझाव था कि किसानों को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वो अपने फसल की पैदावार कहीं बेच सकें और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अवसर मिलना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड पर है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी,
मोदी जी को पूछने और गाली पढ़ने के पहले एक बार हुड्डा साहब से बात करें ना, क्या किया उन्होंने। एक बार कमलनाथ जी से बात करें ना, एक बार अमरिंदर सिंह से तो बात करें ना, और एक बार आप कितना होमवर्क करते हैं उस पर कई डिबेट हो चुका है हम लोग के द्वारा। एक बार अपने असिस्टेंट को कहें कि 2019 में जो हमारा मैनिफेस्टो बना था उसको लाओ, और जो पंजाब के इलेक्शन में मैनिफेस्टो बना था उसको लाओ। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यू कैनॉट रन अवे। तो कांग्रेस का पूरा स्टैंड हिपोक्रिटिकल है, झूठा है। मैं इससे कड़े शब्दों का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। झूठा है और शुद्ध राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसानों को अवसर मिले। कांग्रेस पार्टी के संबंध हैं बिचौलियों के साथ में, कि जो किसान 86% छोटा किसान मुक्ति के लिए परेशान हो रहा है, कांग्रेस वो अवसर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ा, लेकिन सारे फैक्ट्स को समझना जरूरी था। तो मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू एनी वन ऑफ अस। थैंक यू।